नमस्कार। इजराइल और फ़लस्तीन सारी दुनिया में लगातार इसी पर बहस जारी है और इस बीच में कुछ बहुत मज़ेदार घटनाएं हुई हैं। एक खबर फैली कि हमास ने 40 इजरायली बच्चों को बीहेड कर दिया है, उनका सर काट दिया है और उनको आग लगा दी है। यह खबर आई तो आग की तरफ फैल गई, यहां तक पहुंची कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने बाकायदा बयान जारी किया इसके खिलाफ। फिर क्या हुआ कि जो रिपोर्टर महोदया थी, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है, मुझे इजराइल के सैनिकों ने बताया था और उनके बताने पर मैंने रिपोर्ट कर दी। और उसके बाद व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे पास भी इसको लेके कोई पुख्ता खबर नहीं है और अब इजराइल ही कह रहा है कि इस बात को लेकर हमारे पास कोई पुख्ता खबर नहीं है। पहले दिन जब खबर आई थी हमास के आक्रमण की खबर आई थी, तो यह खबर आई थी कि एक जर्मन महिला को मारकर और क्या क्या किया गया। बाद में खबर आई कि वो जर्मन महिला जीवित हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। फिर खबर आई कि एक नृत्य महोत्सव चल रहा था, कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम पर हमास के लोगों ने हमला किया। अब खबर आई कि दरअसल हमास ने उन पर हमला नहीं किया था, इजराइल के सैनिक उनके बीच में खड़े होकर गोलीबारी कर रहे थे। ये सारा कुछ मैंने आपको इसलिए बताया कि वार जब चलता है तो वार के साथ साथ एक सूचना का युद्ध भी चलता है, इंफॉर्मेशन वार भी चलती है, जिसको आम भाषा में हम लोग कहते हैं फेक न्यूज़ इंडस्ट्री। और इजराइल और अमेरिका फेक न्यूज़ इंडस्ट्री के मास्टर्स हैं। आप सोचिए कि जो पहली खबर मैंने 40 बच्चों की बताई, जो अपुष्ट है, जो गलत है, वो खबर CNN पे भी चल गई। एक और उदाहरण देता हूं, हमारे यहां से बहुत सारे लोग गए हुए हैं वहां पर कवर करने के लिए, हमारे पत्रकार गए हुए हैं, लगातार वहां से कवरेज आ रही है अलग अलग चैनल पर। कभी आपने ध्यान दिया है कि ये सारे के सारे लोग कहां गए हैं? इजराइल गए हैं। गाजा पट्टी कोई नहीं गया है जहां पर फलस्तीनी रहते हैं। तो इजराइल में हैं, इजराइल के होटलों में रुके हैं, इजराइल की सेना उनको गार्ड कर रही है और इजराइल जो उनको खबर दे रहा है वही खबर यहां तक आ रही है। यानी इस पूरे युद्ध में जो खबरें हम तक पहुंच रही हैं, वो सारी खबरें इजराइल की दी हुई खबरें पहुंच रही हैं। और जो दूसरे स्रोत हैं जो ये खबरें पहुंचाना चाहते हैं, कुछ दूसरी खबरें पहुंचाना चाहते हैं, जो गाजा से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको बैन करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा कि अल जजीरा, जो गाजा से लगातार रिपोर्टिंग्स भेज रहा है, जो कई सारे फेक न्यूज़ बस्ट कर चुका है, इजराइल में आपात बैठक संसद की बुलाई जा रही है, जिसमें एक नया कानून लाया जा रहा है, जिसके तहत जब तक युद्ध चल रहा है तब तक अल जजीरा को रिपोर्टिंग करने से रोक दिया जाएगा। यानी अल जजीरा चैनल के लोग ना तो वहां से रिपोर्ट कर पाएंगे और ना ही इजराइल के अंदर बैठकर अल जजीरा चैनल देखा जा सकेगा। खेल आपके समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से पूरी दुनिया में एक माहौल बनाया जा रहा है कि सारी की सारी गलती जो है वो फ़लस्तीनियों की है, हमास की है, और इजराइल जो कुछ कर रहा है वो सिर्फ बदला लेने के लिए कर रहा है। वैसे तो आधुनिक समाज में बदला लेना ही कोई बहुत मानवीय बात नहीं कही जाती है, लेकिन ज़रा बदले वाले इस खेल में देख लेते हैं, क्योंकि हमारे जो बुद्धिजीवी हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि हमास ने जो कुछ किया उसके चलते फ़लस्तीन का जो पूरा मूवमेंट है वो ख़तरे में पड़ गया है, उसके चलते फ़लस्तीन में तबाही आ रही है। ये सब पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है जैसे हमास के इस हमले के पहले फ़लस्तीन में सब बहुत अच्छा चल रहा था। इजराइल जो है, इजराइल का जो शासक है नेतन्याहू, अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते उसने कहा था देयर इज़ नो फिलिस्तीन, देयर इज़ नो पैलेस्टाइन, कोई फिलिस्तीन है ही नहीं। मैं बताऊंगा इस बात के पीछे क्या है। अभी कुछ दिन पहले ऐसे वीडियोस आ रहे थे, ऐसी कहानियां आ रही थी जहां जो फ़लस्तीनी रह रहे हैं इजराइल में, उनको पानी की सप्लाई रोक दी गई थी।
जिन स्रोतों से पानी जाता था उसमें सीमेंट डलवा दिया गया था, बिजली की हालत बुरी है। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमास की वजह से फलस्तीन में तबाही आई है, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि 1948 में 1948 में तो हमास था नहीं। तो जो अरब इजराइल वार हुआ था वो हमास की वजह से हुआ था। और पीछे चलिए, 1907-8 के आसपास जब सेटलर्स आना शुरू होते हैं, यहूदी आना शुरू होते हैं, और कुछ दिनों बाद जो जियोनिस्ट होते हैं वहाँ ज़मीनें जो ख़रीद लेते हैं उसके लिए नियम बनाते हैं कि कोई यहूदी अपनी ज़मीन दोबारा किसी अरब को नहीं बेच सकता। क्या उस समय हमास था? क्या उस समय बहुत क्लियर नहीं थी इनकी नीयत कि कैसे कैसे ज़मीनों को कब्ज़ा करना है? जब यूनाइटेड नेशंस ने पूरे इलाके को दो हिस्से में बांट दिया था, 55% 55% इलाका उन इजरायलियों को दिया था जिनका उस ज़माने में केवल 7.5% ज़मीन पे कब्ज़ा था, और सिर्फ 45% इलाका उन फ़लस्तीनियों को दिया था जिनकी वो ज़मीन थी, तब तो कोई हमास नहीं था। और इस बात को भी जब इजराइल ने नहीं माना, इस समझौते को भी नहीं माना, और लगातार फ़लस्तीन की ज़मीनें दखल करता गया, नकबा जिसको कहते हैं फ़लस्तीन में, यानी कब्ज़ा, वो नकबा और अल नकबा, नकबा मतलब कब्ज़ा और अल नकबा मतलब पूरा का पूरा कब्ज़ा करके फ़लस्तीनियों को सिर्फ वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में जब उसने महदूद कर दिया, उस समय तो हमास नहीं था। यासर अराफात को जब ये कहते थे विद्रोही, जब ये कहते थे आतंकवादी, उस समय तो हमास नहीं था। और हमास पैदा कैसे हुआ? वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, जरा सा ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी, स्क्रीन पर भी देख लीजिए। और अकेला वॉल स्ट्रीट जर्नल नहीं है, बहुत सारे ऐसे आपको आर्टिकल मिल जाएंगे जो ये बताते हैं कि यासर अराफात की जो पार्टी थी फतेह, और जो उनका संगठन था PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसको कमज़ोर करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए मोसाद, इजराइल की जो संस्था है, उसने हमास जैसे संगठन को फाइनेंशियल सपोर्ट किया, मजबूत किया, हथियार दिया, ताकि वो फतेह के लोगों को ख़त्म कर सके। और हुआ ये, PLO पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। यासर अराफात की जब मौत हुई तो पूरी दुनिया को आश्चर्य हुआ था। किसी के समझ में नहीं आया कि अचानक यासर अराफात की डेथ कैसे हो गई। और एक थ्योरी है कि यासर अराफात को जो मरवाने का पूरा खेल है उसमें हमास और इजराइल दोनों शामिल रहे हैं। तो हमास तो खुद इजराइल की पैदाइश है। तब उसे जो लिबरल लोग थे, जो डेमोक्रेटिक लोग थे, जो फतेह पार्टी के तहत काम कर रहे थे, उसको कमज़ोर करने के लिए पैदा किया गया था। इस राक्षस को तो उन्होंने खुद ही पैदा किया है। और रहा सवाल फ़लस्तीन पे कब्ज़े का, फ़लस्तीनियों को परेशान करने का, फ़लस्तीन के ऊपर तमाम जुल्म ढाने का, तो ये काम तो इजराइल 1940 से ही करता चला आ रहा है। हमास तो 1980s में पैदा हुआ। और सवाल पूछ लेता हूँ कुछ लोग कह रहे हैं कि इजराइल जो कुछ कर रहा है वो सारा हमास का जो हमला था उसकी प्रतिक्रिया में कर रहा है। हमास एक आतंकवादी संगठन है, उसकी हिंसा का समर्थन तो किया ही नहीं जा सकता। लेकिन क्या इसी तर्क से ये बात नहीं कही जा सकती कि हमास ने जो कुछ किया वो पिछले 70 सालों में इजराइल ने जो लगातार फ़लस्तीन के अंदर दखल देकर, उसको बर्बाद करके, वहाँ के नागरिकों को परेशान करके, लाखों नागरिकों को शरणार्थी बनने पर, रिफ्यूजी बनने पर मजबूर करके जो किया था, उसका रिएक्शन था। मतलब इजराइल जब दमन करे तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कोई उसका प्रतिकार कर दे तो ये ख़तरनाक है। और कुछ बातों पे बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ दक्षिणपंथी जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी RSS के समर्थक बड़े उत्साहित हैं। कहीं मैं एक खबर पढ़ रहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू के जो स्टेटस हैं और जो हिब्रू में लिखे हुए हैं, उन पर दो ही तरह के कमेंट हैं। इजरायलियों ने जो हिब्रू में कमेंट लिखे हैं वो सारे के सारे बेंजामिन नेतन्याहू से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। इजराइल की जो पुरानी प्रेस है, जो वहाँ की प्रेस है, वो लगातार कह रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने देश को एक ख़तरे में डाल दिया है, बर्बाद करके रख दिया है, इसको इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये खबर तो आपके पास होगी ही कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के 3 केस चल रहे थे और उनकी सरकार खतरे में थी।
और दूसरी तरफ हिंदी में लिखे हुए कमेंट ऐसे हैं जो बेंजामिन नेतन्याहू का समर्थन कर रहे हैं। यानी जिस बेंजामिन नेतन्याहू से उसके देश के इजराइल के लोग जो हैं वो इस्तीफा मांग रहे हैं, इजराइल के लोगों को लग रहा है कि उसने देश को तबाह कर दिया है, युद्ध की एक ऐसी अंधी गली में डाल दिया है जहां से निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है, वहीं हमारे जो भारत के वीर हैं, ट्विटर वीर, फेसबुक वीर, व्हाट्सएप वीर, जो बिस्तर में लेटे लेटे सोफे पे बैठे बैठे स्टैंड विद इजराइल करते हैं, वो पूजा पाठ कर रहे हैं। इजराइल के समर्थन में पूजा पाठ हो रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू को यहां से समर्थन दे रहे हैं। मणिपुर में तो कभी किसी को समर्थन दे नहीं पाए बेचारे। मणिपुर पिछले 4 महीनों से जल रहा है, कोई समर्थन नहीं दे पाया। कोई चैनल, कोई पत्रकार, कोई सोशल मीडिया वीर मणिपुर जाकर समर्थन नहीं दे पाया। और हालत यह है कि इजराइल जाकर लड़ने को तैयार है। ये अलग बात है कि अगर इजराइल वाकई में भेज दिया गया तो हाथ पांव जोड़ लेंगे कि भैया यहां से निकालो, हमारे बस का नहीं है। लेकिन यहां से हो रहा है सारा कुछ, क्यों हो रहा है? कभी सोचा आपने? एक पुराना वीडियो शायद आपने भी देखा होगा, अटल बिहारी वाजपेयी का वीडियो है, जिस वीडियो में वो कहते हैं कि फ़लस्तीन पर जो इजराइल का कब्ज़ा है वो अवैध है और इस कब्ज़े को हटना चाहिए, हम फ़लस्तीन के साथ हैं। थोड़ा और पीछे ले चलता हूँ। लाल कृष्ण आडवाणी की जीवनी है। उस जीवनी में दीनदयाल उपाध्याय के बारे में वो बताते हैं एक किस्सा कि जब पहला अरब इजराइल वार चल रहा था तो उस समय सारा जो आरएसएस था और उस ज़माने में जनसंघ था, ये अरबों के खिलाफ इजराइल के साथ था। तो दीनदयाल उपाध्याय ने समझाया कि भैया केवल प्रतिक्रिया में अपना स्टैंड नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सोच लो, थोड़ा दिमाग लगा लो। सिर्फ इसलिए इजराइलियों के साथ मत जाओ कि कांग्रेस जो है वो अरब के साथ है। ये अडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा है, पेज नंबर 147 आप स्क्रीन पर देख लीजिए। अब थोड़ा और इतिहास में जाते हैं। यहूदियों को परेशान किसने किया? हिटलर ने। सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले हिटलर ने यहूदियों के ऊपर जो जुल्म ढाए, उसके चलते ही पूरे यूरोप में एक यहूदी विरोधी भावना फैली और इन लोगों को अपना मुल्क छोड़ के, अपने अलग अलग जो मुल्क थे वो छोड़ के इन लोगों को बाहर निकलना पड़ा। फिर इजराइल में इन लोगों ने कहा कि ये हमारा प्रॉमिस्ड लैंड है, बाइबल में लिखा है कि ये ज़मीन हमारी थी। अब वो इतिहास पर मैंने अलग से एक लंबा वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं कि उसमें कितनी हकीकत है, कितना झूठ है। लेकिन हिटलर था जिसके दमन से परेशान होकर ये लोग बाहर निकले नाजिज्म के। ये अलग बात है कि नाजिज्म की प्रतिक्रिया में ही जो जियोनिज्म बना था, वही जियोनिस्ट आज शासन कर रहे हैं इजराइल के अंदर और उन्होंने ये सारी तबाही मचाई हुई है। लेकिन जिस ज़माने में हिटलर यहूदियों को परेशान कर रहा था, तंग कर रहा था, बर्बाद कर रहा था, तबाह कर रहा था, उस ज़माने में हमारे जो उस ज़माने के भारतीय वीर थे, सावरकर हों, गोलवरकर हों या इस तरह के लोग, वो हिटलर के साथ खड़े थे। आरएसएस के एक पुराने नेता मुंजे हिटलर के सबसे प्रिय मित्र मुसोलिनी के पास गए थे, वहाँ से सीख के आए थे, बड़े एक्साइटेड हुए थे। मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था आरएसएस का इटली कनेक्शन, उसको देखेंगे तो समझ पाएंगे कि वहाँ से लौट कर उन्होंने आरएसएस को मुसोलिनी की तर्ज पे बनाया था। हिटलर के मित्र मुसोलिनी की ब्लैक शर्ट आंदोलन के तर्ज पे बनाया था। हिटलर के समर्थन में बाकायदा सावरकर लेख लिखते हैं, गोलवरकर 20 जगह हिटलर का समर्थन करते हैं। तो जब हिटलर यहूदियों को मार रहा था तो ये हिटलर के समर्थन में थे। अब यहूदी फ़लस्तीनियों को मार रहे हैं, जियोनिस्ट। यहूदी और जियोनिस्ट एक ही नहीं है। इजराइल में एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो कतई नहीं चाहते कि फ़लस्तीनियों के साथ इस तरह का संघर्ष हो। वो सड़क पर आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन जियोनिस्ट एक विचारधारा है, जैसे हिंदुओं के बीच में एक विचारधारा है जो मुसलमानों से नफरत करती है। हिंदुत्व अपने आप को कहती है, बजरंग दल और इस तरह के संगठन। इसका मतलब ये नहीं कि सारे हिंदू नफरत करते हैं, ऐसे ही वहाँ भी स्थिति है। तो मैं कह ये रहा था हुजूर कि जब हिटलर यहूदियों को मार रहा था तो ये लोग हिटलर के साथ थे। जब यहूदी जियोनिस्ट जो हैं वो फ़लस्तीनियों को मार रहे हैं तो ये अचानक साथ में हो गए हैं जियोनिस्टों के, यहूदियों के। तो इनका स्टैंड क्या है? ये हमेशा सताने वालों के साथ रहते हैं, वरना हमास के हमले में घायल इजराइलियों को देखकर उन्हें दुख हो रहा है, जिनके लोगों ने गुजरात में एक गर्भवती महिला का पेट चीरकर बच्चा निकाल लिया था।
उन्हें दर्द हो रहा है जिन्होंने बिल्किस बानो का बलात्कार किया था, उसके पूरे परिवार के लोगों की हत्या कर दी थी, जिनका खुद का दंगों का अत्याचार का इतिहास रहा है। वो हमास के हमले में घायल इजराइल पर दर्द तो व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर पे कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये जो पूरा खेल है इनका, ये पूरा खेल दरअसल मुसलमानों के प्रति इनकी नफरत से पैदा होता है। ये भूल जाते हैं कि इजराइल बनने से पहले और सैकड़ों बरस से फिलिस्तीन में मुसलमान, यहूदी, ईसाई सब मिलजुल कर रहते थे। इनके जाने के बाद ईसाइयों पर भी कहर टूटा है, मुसलमानों पे भी कहर टूटा है। ये भूल जाते हैं कि ये जो यहूदी धर्म है, ये बुत परस्ती को, यानी मूर्तियों की पूजा करने वालों को अपना दुश्मन समझता है, ईश्वर का दुश्मन समझता है, चाहे वो बौद्ध हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे कोई भी हो। तो फ़लस्तीन इजराइल पे बात करते हुए 3 बातें मैंने आपसे करने की कोशिश की। पहली बात तो ये कि युद्ध से पहले यहां पर सूचना का युद्ध चल रहा है, तो विजुअल्स देख के कोई राय मत बनाइए, फेक न्यूज़ की भरमार है। और चूंकि हमारी भी सारी मीडिया इजराइल में ही जाकर बैठी हुई है, अमेरिका इजराइल के साथ है ही, तो सारी दुनिया की मीडिया मिलकर फेक न्यूज़ फैलाने में लगी हुई है, जिससे फ़लस्तीनियों के खिलाफ माहौल बन सके। दूसरी बात मैंने ये कही कि हाँ, हमास है आतंकवादी संगठन, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इजराइल एक आतंकवादी स्टेट है। 1948 से लेकर और अभी तक इजराइल ने फ़लस्तीनियों के साथ जो व्यवहार किया है वो शुद्ध आतंकवाद है। और जिस समय इजराइल के प्रगतिशील और लिबरल लोगों और पीएलओ यानी यासर अराफात के संगठन के बीच में समझौता हुआ ओस्लो में और उसके बाद लगा शांति बन जाएगी, तो इजराइल की जो दक्षिणपंथी ताकतें थीं, जियोनिस्ट ताकतें थीं, उन्होंने हमास जैसे संगठन को जन्म दिया ताकि यासर अराफात को ख़त्म किया जा सके, फतेह पार्टी को ख़त्म किया जा सके। तो हमास जो है वो इजराइल की अपनी पैदाइश है और कोई नहीं जानता कि इस तरह के कितने संगठनों को उसने पैदा किया है ताकि दुनिया को दिखा सके कि फ़लस्तीनी जो है वो आतंकवादी हैं। सोचिएगा कि जब इजराइल के पुलिस वाले घुसकर किसी का घर खाली करा देते हैं, पानी की सप्लाई रोक देते हैं, बिजली की सप्लाई रोक देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को मार डालते हैं, तो ये किसी को आतंकवाद नहीं लगता। लेकिन जब फ़लस्तीनी पत्थर भी फेंकता है तो पूरी दुनिया में आतंकवाद का हल्ला हो जाता है। और तीसरी बात मैंने बताई कि जो भारत का राइट विंग है वो निहायत अवसरवादी और नफरती जीव है, जो एक समय में हिटलर का समर्थन कर रहा था जब हिटलर यहूदियों को मार रहा था, और अब जब यहूदी फ़लस्तीनियों को मार रहे हैं तो यहूदी के समर्थन में है। इसका सारा नाटक, अत्याचार पर इसका सारा रोना झूठ है, क्योंकि ये खुद अत्याचारी है, इसकी पूरी विचारधारा अत्याचारी है। इसने 1947 और उसके पहले से लेकर अभी तक देश में जाने कितने दंगे फसाद को जन्म दिया है। हिंसक लोग हैं, इसलिए इनको वैसे ही लोग पसंद आते हैं जो कमज़ोरों को सताते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर आगे और बात करेंगे। और जैसा मैंने बताया कि फ़लस्तीन इजराइल संघर्ष के इतिहास पर एक लंबा वीडियो मैंने बनाया है, फुर्सत निकालकर उसको ज़रूर देखिए। पूरे मूवमेंट को, पूरे पिछले 70-75 और उसके भी पहले का जो पीरियड है उसमें उस इतिहास को, उस पूरी प्रक्रिया को समझने में आपको मदद मिलेगी, जिससे चीज़ें इन हालात में पहुंची हैं। बहुत शुक्रिया।